Hello dear students, as you know that our reader portion has been done in the previous video. So today now we will start our grammar portion. So in the grammar portion we will take first topic is non-finite verbs. So our today's topic is non-finite verbs. Okay, if we're going to read or teach this topic, we have to know little bit more about the verbs. सीधा इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले हमें verbs का जो क्लासिफिकेशन है उसको हमें समझना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा पहले. ओके, सो बेसिकली verbs, what do we mean by the word verb? Verb is the doing word that shows the action of the sentence. What action has been done by the subject? जो वर्ब्स होती है वो क्या हमें दिखाती है कि क्या काम किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा. एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब्स बोलते हैं. बेसिकली वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज finite verb and the second one is non-finite verbs. ओके, वर्ब्स को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब. सो फर्स्ट क्वेश्चन रेज इन योर माइंड इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में रेज होता है वो है कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब के अंदर डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनाइट वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, पर्सन और टाइम, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. वो वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग और टाइम मीन्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उन्हीं वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. रादर देयर नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टाइम. दूसरी तरफ जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कभी भी चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मीन्स पर्सन और नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग. सो ये इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. तो ये डिफरेंस है बेसिकली फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर. ओके, नाउ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. सो फाइनाइट वर्ब आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स and non-finite verbs are divided into three parts. Okay, finite verbs को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. फाइनाइट वर्ब्स जो हैं जो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हैं वो है आपकी, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन इज मेन वर्ब. ओके, सेम ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज participle, second one is gerund and the third one is infinitive. Verbs are divided into two parts, finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs are also divided into two parts, helping verb or main verb, and non-finite verbs are divided into three parts, participle, gerund and infinitive. Same as helping verbs also divided into two parts. First one is auxiliary verb and the second one is modal. Okay, helping verbs को भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है auxiliary verb and the second one is modal. Okay, now the main verbs. main verbs होती हैं आपकी प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब तो होती है वो प्राइमरी वर्ब्स जिसको हम बोलेंगे. ओके, मेन वर्ब को डिवाइड किया गया है ट्रांजिटिव एंड intransitive. Transitive and intransitive
के अंदर. ओके, सो नाउ वर्ब divided into two parts, finite and non-finite verb. Finite verbs are divided into two parts, helping verb and main verb. Helping verbs are divided into two parts, auxiliary verbs and modals. Main verbs intransitive and intransitive. Then the non-finite verbs are also divided into three parts, participle, gerund and infinitive. So our today's topic is non-finite verb. Okay, so now we will teach a week non-finite verb only. Okay, अब हम पढ़ेंगे केवल नॉन फाइनाइट वर्ब. ये मैंने आपको बता दिया, जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल. Okay, and next example is they go to school. Here you can see he, third person singular, so verb change according to the subject, singularity or plurality. So s or es form is there. So with the third person singular, always s form verb will come. Okay, and in the rest of the subject, simple first form, base form will come. They go to school. Same as here I can write I went to school. Okay, go change into went. Went is the irregular verb. Regular and irregular verb means regular verb वो होती हैं जो आपने फर्स्ट, जिसका सेकंड और थर्ड जो सेम होती हैं, जिनका जो फॉर्म्स हम जब चेंज करते हैं उनको जब हम बोलते हैं अब्यूज. ओके, सेम हो गया. लेकिन जब हम एक इरेगुलर वर्ब होती है जो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, गो, वेंट एंड गो, तो वेंट क्या हुआ, चेंज हो गई, सिमिलरिटी नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ पे वो चेंज हो गई, तो इसे हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं. ओके, सो अब मैंने आपको बताया कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर और टाइम. ओके, तो ये यही बेसिक डिफरेंस है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर. जैसे कि एग्जांपल दिया है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए एस और एस वाली फॉर्म आएगी. दे जो सब प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए हमने सिंपल जो बेस फॉर्म थी वो ली है. इसको हम पास्ट में भी चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स ये जो वर्ब्स हैं ये अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज हो सकती है. इसलिए टेंस ये वाले जो वर्ब है कौन सी है, फाइनाइट वर्ब्स हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू नॉन फाइनाइट वर्ब्स ओनली. सो आवर टुडेज टॉपिक इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब मैं आपको पढ़ाऊंगी सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हमारा आज का टॉपिक है. So first of all, here are the two examples. From these examples, you can easily identify that what is the finite verb and what is the non-finite verb. ये दो examples आपको दिए, सिर्फ आप easy way में पता कर सकते हो कि finite verb कौन सी होती है, non-finite verb कौन सी होती है. So first example is he teach English in that school. Here the verb is teach. So teach जो है, यहाँ पे देखो s and es is here. So according to the he, because he is the third person singular, so it takes singular helping verb. Okay, if here is the plural verb, plural subject, so it takes plural helping verb. So it change according to the number, person और time. तो ये change हो गई according to the number, person और time. तो यहाँ पे जो teach है वो आपकी finite verb है, इसे आप past में भी change कर सकते थे, he taught English. ओके, ही विल टीच इंग्लिश, फ्यूचर में भी चेंज कर सकते थे. तो मतलब आप टाइम रेफरेंस के साथ आप इस सेंटेंस में जो आपकी जो वर्ब है आप उसको चेंज कर सकते हो. सो ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई. ओके, नाउ द सेकंड सेंटेंस, ही ट्राइड टू टीच देम इंग्लिश. हियर ट्राइड, हियर यू कैन सी टू वर्ब्स आर देयर, ट्राइड एंड सेकंड वन इज टू टीच. You can change that tried according to the subject, means number or person or the time, but you can't change that to teach. So it is the non-finite verb, and here try is finite verb.
जिससे जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वो होती है आपकी फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज नहीं होती है वो होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो यहाँ पे जो टू टीच है ये है आपकी इंफिनिटिव फॉर्म। इंफिनिटिव फॉर्म कौन सी होती है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट। इस फॉर्मेशन को टू प्लस वर्ब फर्स्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव फॉर्म। सो टू एंड टीच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो टू प्लस वर्ब फर्स्ट। तो इंग्लिश को आप अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। सो आई होप इट इज क्लियर to you that what is the difference between the finite verb and non-finite verb, and how can you identify it from the sentence that which one is finite verb and which one is non-finite verb. So now I am going to teach you the part or the classification of the non-finite verbs. So now your non-finite verbs are basically divided into three parts, as I have told you that first one is infinitive, second one is participle, and the third one is gerund. Third one is gerund. Infinitive form means two plus verb first. टू प्लस वर्ब फर्स्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं इंफिनिटिव फॉर्म। देन द पार्टिसिपल एंड देन जेरेंड। पार्टिसिपल आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल है उसको भी बेसिकली थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द थ्री पार्ट्स वन बाय वन। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंफिनिटिव। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है, जो फर्स्ट पार्ट है मतलब आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, वो है इंफिनिटिव फॉर्म। इंफिनिटिव फॉर्म होती है आपकी टू प्लस वर्ब फर्स्ट। बेसिकली इट इज द नेम ऑफ द एक्शन। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है वो सेंटेंस के अंदर एज अ वर्ब काम ही नहीं करती। ओके, ये आपके जो सेंटेंस उसके अंदर आपको काम करती मिलेंगे एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव और एज अ बेसिकली नाउन और एडजेक्टिव के रूप में ही आपको ये देखने को मिलेगी। ओके, सो जो आपके टू प्लस वर्ब फर्स्ट यानी कि इंफिनिटिव जो फॉर्म है ये सेंटेंस के अंदर काम करती है एज अ नाउन। एज अ नाउन ये आपको सेंटेंस के अंदर काम करती हुई मिलेगी। So for the example, it is easy to follow this route. It is easy to follow this route. Here, your helping verb is here is, and your non-finite verb is here to follow. To follow means two plus verb first. That means it is infinitive here, and it works as a noun here. ये यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रही है। इन्फिनिट नेम द एक्शन, जो आपको एक्शन का नाम बताती है, टू फॉलो। ओके, सो इन द नेक्स्ट यूनिट now the uses of the infinitive two plus verb first form. First use is as a subject of a verb. We can use infinitive form as a subject of a verb. For example, to rise early is a good habit. Here, to rise, it works as a subject, as a noun, name of action. ये किसकी तरह काम कर रहा है? Name of action मतलब एक noun की तरह काम कर रहा है। So to rise early is a good habit. So here early is a good habit. Here is your finite verb. Okay, so either here to rise works as a subject of a verb. So it is the first use of the infinitive
Okay, now the second is as an object of a transitive verb. जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। और ऑब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं बेसिकली, नाउन का या प्रोनाउन का। तो ये एज एन नाउन काम करता है सेंटेंस के अंदर, जो आपका इंफिनिटिव जो फॉर्म होती है उसको। सो फॉर एग्जांपल, ही विश्ड टू रिसीव मी। ही विश्ड, व्हाट ही विश्ड टू रिसीव मी। यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, किनको बोलते हैं, दैट नीड अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंटेंस, जिनका ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं होता, वर्ब का सेंस कंप्लीट नहीं होता, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एक ऑब्जेक्ट की, वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस बिकॉज इट सेंस इज इटसेल्फ कंप्लीटेड इटसेल्फ, तो उनका खुद का सेंस खुद में कंप्लीट होता है। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे विश्ड है वो क्या है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। और आपका जो इंफिनिटिव फॉर्म है वो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब भी आपका जो इंफिनिटिव फॉर्म है वो काम करता है। सो एग्जांपल इज ही विश टू डिसीव मी। ओके, तो यहाँ पे विश जो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका जो ऑब्जेक्ट हुआ आपका वो हो गया टू डिसीव मी। ओके, तो यहाँ पे जो टू डिसीव है उसने किसकी तरह काम किया, एज अ नाउन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट यूज इज, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ये किसकी तरह काम कर सकता है, एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको पता है हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सेंटेंस के अंदर एज ए नाउन काम करता है, एज अ वर्ब ये काम नहीं करते। Okay, so the example for this it is, the train is about to leave. Here about is the preposition and the object of the preposition is here to leave. Okay, so आपका जो infinitive है वो preposition के object की तरह भी sentence के अंदर काम कर सकता है। Now the next use is as a complement of a verb. आपकी जो वर्ब है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आपका जो इंफिनिटिव फॉर्म है, आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो काम कर सकता है। सो एग्जांपल इज, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग ईयरली हिज। ये आपका वर्ब है जिसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया गया है टू सिंग। उसका प्लेजर क्या है, गाना गाना। तो ये कॉम्प्लीमेंट है ओके वर्ब का। तो आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट आपका जो इंफिनिटिव फॉर्म है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब भी काम कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट यूज इज, नाउ द नेक्स्ट रूल इज टू क्वालिफाई अ वर्ब, दैट मींस इट वर्क्स एज अ एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। सो इट वर्क्स एज अ एडवर्ब आल्सो इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू बाय स्वीट्स। It shows the purpose. Okay, in the sentence purpose is clear here कि वो क्यों गया था, to buy, खरीदने के लिए क्या, sweet। Okay, तो यहाँ पे जो आपका to buy है वो हो गई आपकी non finite verb। Now the next rule is to qualify an adjective. Works as adverb. To qualify an adjective, so for example, I am eager to join engineering, sorry, so I am eager to join engineering। वो किसके लिए एगर है, टू ज्वाइन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो टू ज्वाइन हुआ वो आपका क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, नाउ द लास्ट यूज ऑफ द इंफिनिटिव इज टू क्वालिफाई ए नाउन। एज एडजेक्टिव भी काम करते हैं। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड कौन से होते हैं, एडजेक्टिव। सो दिस इज नॉट द टाइम टू स्लीप, दिस इज नॉट द टाइम टू स्लीप। इसने किसको आइडेंटिफाई कर दिया, नाउन को आइडेंटिफाई कर दिया। so that means it works as a adjective. Okay, so these are the basic uses of the two verb first means infinitive form. अब आपको एक बात और बताते हैं कि remember one thing always that it is not compulsory that infinitive form always come with two only. ये कोई कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो आपकी इंफिनिटिव फॉर्म है वो हमेशा 2 प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ ही बनेगी, विदाउट 2
और ओनली वर्ब फर्स्ट आकर भी आपके इंफिनिटिव फॉर्म को बना सकती हैं। So your book some use after infinitive without to use are given। कुछ ऐसे आपको वर्ब्स दी गई हैं जिनके साथ आपको टू लगाने की जरूरत नहीं होती और फिर भी वो एज अ इंफिनिटिव ही आपके सेंटेंस के अंदर वो काम करते हैं। सो द वर्ब्स आर आफ्टर द वर्ब बिड, लेट, मेक, नोटिस, हियर, सी, फील, वॉच एंड हैव। इन वर्ब्स के बाद में आपको क्या नहीं लगाना, टू लगाने की नीड नहीं होती। जैसे आई मेड हिम सिट डाउन। आई मेड हिम सिट डाउन, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक। अभी मैंने आपको बताया कि लेट, बिग, बिड, मेक, इन जो वर्ब्स हैं इनके बाद में आपको टू इंफिनिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जो सिट है, आई मेड हिम सिट, यहाँ पे जो सिट है ये इंफिनिटिव का ही काम कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें फॉर्मेशन टू प्लस वर्ब फर्स्ट का नहीं बनाए, देयर इंफिनिटिव होते हैं जो टू प्लस वर्ब फर्स्ट के फॉर्म में काम नहीं करते लेकिन एज ए इंफिनिटिव फॉर्म इंफिनिटिव ही काम करते हैं, उनको हम देयर इंफिनिटिव बोलते हैं। टू प्लस वर्ब फर्स्ट का फॉर्मेशन इंफिनिटिव फॉर्म है, लेकिन अगर कोई वर्ब ऐसी है जिसके साथ हम टू नहीं लगा सकते, नहीं लगाते और फिर भी वो काम कर रही है एज ए नॉन फाइनाइट वर्ब, एज ए इंफिनिटिव फॉर्म, तो वो होता है देयर इंफिनिटिव, जिसके साथ आपको नहीं लगाना टू को। सो इसके अंदर ही और है। सेकंड इज द आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स नीड एंड डेयर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कुछ ऐसी है जिनके अंदर कंपल्सरी, जैसे ऑट टू कंपल्सरी है कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा ऑट टू आपको लगाना ही लगाना होगा, लेकिन ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी है नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर के बाद आपको कभी भी आपको इंफिनिटिव फॉर्म का, मतलब आपको वेयर इंफिनिटिव का यूज करना है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल he needs not come, he need not come, here need and dare। अब मैंने आपको बताया कि जब मॉडल ऑक्सिलरीज दे रखी हो नीड एंड डेयर, तो आपको किसका यूज करना है, बेयर इंफिनिटिव का, here। ओके, सेम ऐसे मैंने आपको बताया कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी कौन से रहेगा, ought, और इट इज कंपल्सरी टू यूज टू इंफिनिटिव फॉर्म विद ought। सो द एग्जांपल इज he ought to finish it today, here ought and here is the to finish infinitive form। ओके क्लियर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें नीड एंड डेयर दे रखा है, नीड एंड डेयर के बाद आपको बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है, दैट मींस आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट का जो फॉर्मेशन है आपको उसका यूज नहीं करना, बट इफ इन द सेंटेंस ought to model auxiliary is given then you have to use to in verb first formation in the sentence। ठीक है, अगर आपको नीड और डेयर सेंटेंस के अंदर गिवन है मॉडल ऑक्सिलरी, तो आपको बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है, टू इंफिनिटिव फॉर्म का आपको यूज नहीं करना है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी ought दे रखा है तो आपको उसके बाद कंपल्सरी है कि उसके बाद आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म का आपको यहाँ पे यूज करना ही करना है। सिर्फ ऐसे ही और है, जैसे कि आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरी शैल, विल, कैन, मे, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब के बाद भी आपको बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट की फॉर्मेशन का आपको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो नाउ, हियर कैन एंड गो, टू इज नॉट देयर, टू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमेशा मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बेसिकली सभी जो मॉडल्स हैं उनके बाद में आपको क्या लगाना है, सीधा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, मतलब आपको इंफिनिटिव फॉर्म टू प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं लगाना। कुछ ऐसे हैं जिनके बाद में आपको लगाना है, जैसे ought to है तो उसके बाद में आप कंपल्सरी है कि आपको वहाँ पे टू प्लस वर्ब फर्स्ट आपको लगाना ही लगाना होगा। फिर ऐसे ही आफ्टर द ऑक्सिलरीज डू, डज एंड डिड,
डू डज एंड डिड के बाद भी आपको हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है उसको लेके आना होता है। आप टू प्लस वर्ब फर्स्ट यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का आप वहां पर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट स्टडी regularly. Okay, so she does not study regularly. डज के डू डज डिड जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके बाद में भी आप ऑक्सिलरीज हैं बेसिकली उनके बाद में भी जस्ट बाद में आप किसका यूज नहीं कर सकते, टू प्लस वर्ब फर्स्ट यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म का वहां पर आप यूज नहीं कर सकते। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज हो या ऑक्सिलरीज हो उनमें कुछ जैसे और तो मैंने आपका एग्जांपल दिया है उसके बाद में आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट लगाना है, लेकिन बाकी में किसी के साथ में भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल के बाद में टू प्लस यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म का आपको यूज नहीं करना है। द लास्ट वन इज आफ्टर बट एक्सेप्ट एंड देन। इन ये थ्री वर्ड्स हैं, इनके बाद में भी आपको किसका यूज नहीं करना है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट ये इनकी बेयर इंफिनिटिव आएगा इनके बाद में। आफ्टर मतलब बट के बाद में भी, एक्सेप्ट के बाद में भी एंड देन के बाद में भी। फॉर एग्जाम्पल, I did everything except give him money. Here the word except here, अब मैंने आपको बताया कि but except जो वर्ड्स हैं और जो देन है उसके बाद में आपको किसका यूज नहीं करना, टू प्लस वर्ब फर्स्ट इंफिनिटिव फॉर्म का आपको यूज नहीं करना। एक्सेप्ट के बाद हमेशा आपकी बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, सो क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रिमाइंड करने थे। इसके बाद आता है रिमेंबर द कंस्ट्रक्शन विद इंफिनिटिव एज अ सब्जेक्ट। मतलब इंफिनिटिव को एज अ सब्जेक्ट जब आप यूज करके चलते हो तो वो थोड़ा जो कंस्ट्रक्शन होता है सेंटेंस का वो थोड़ा औकात का होता है, अजीबोगरीब सा लगता है। तो इसलिए उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हुए इसका एक फॉर्मेट होता है एच प्लस बी प्लस एडजेक्टिव एंड देन योर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या आई मीन इंफिनिटिव फॉर्म। ये फॉर्मेशन जो होता है आपको उसका यूज करना है। कब करना है, तब आपका जो इंफिनिटिव है वो एज अ सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा हो। उस टाइम पे अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं कि थोड़ा अजीब लग रहा है टू से स्टार्ट करना, इंफिनिटिव फॉर्म से स्टार्ट करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इट बी एडजेक्टिव एंड देन योर इंफिनिटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गुड टू rise early. It is good to rise early. एग्जाम्पल है ये, इट इज गुड टू राइज अर्ली। मैंने आपको बताया कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो सेंटेंस है वो टू इंफिनिटिव से स्टार्ट हो तो आप एक फॉर्मेशन उसका यूज कर सकते हो, इट बी मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, देन योर एडजेक्टिव, देन योर इंफिनिटिव। ओके, तो इस फॉर्मेशन के अंदर आप उसका यूज आप कर सकते हो अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो इंफिनिटिव फॉर्म है वो आपके स्टार्टिंग में आए। ओके, नाउ इंफिनिटिव हैव टू टाइप्स। जो आपका इंफिनिटिव होता है वो भी आपका टू टाइप का होता है। जो एक तो होता है बेसिकली जो आपने अभी पढ़ा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तो था ये अभी आप जो मैंने आपको अभी बताया है जस्ट अभी हमने जो फिनिश किया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो द पार्ट द इंफिनिटिव हैव टू मेन फॉर्म्स। द फर्स्ट फॉर्म इज द प्रेजेंट or indefinite form, and the second one is the perfect infinitive form. So here non-finite have two
present or indefinite form. Second one is the perfect infinitive form. फर्स्ट वन है आपकी द प्रेजेंट और सेकंड वन आपकी परफेक्ट. परफेक्ट के अकॉर्डिंग आप समझ गए, परफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हैज हैव का यूज होगा. तो जो फर्स्ट वाली फॉर्मेशन है उसका फॉर्मेशन आपका बनता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट. दैट्स इट. एंड फॉर द perfect have plus past participle. ये फॉर्मेशन पे आपका इसका काम होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो आपकी बुक के अंदर गिवन है पेज नंबर 278. द इंफिनिटिव हैज टू मेन फॉर्म्स, द प्रेजेंट और इंडेफिनिट फॉर्म. सेकंड वन इज द परफेक्ट इंफिनिटिव हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म का एग्जांपल है टू रीच, टू कम, टू स्टे, टू सी. ये सब चीजों के साथ, ये सब जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ में. देन आपका आता है टू हैव कम, टू हैव सीन, टू हैव प्लेड. टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एज अ हैव, और हैव के बाद हमेशा हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होती है, इसलिए हमने हमेशा जो मेन वर्ब है उसकी हमने थर्ड फॉर्म ली है. इसका एग्जांपल I hopped to have met him before. I hope to have met him before. Here is your infinitive form. Which one? Which one infinitive form is there? The perfect infinitive form is there. To, then have, then your verb. आपने टू लिया, इट इज कंपल्सरी आपको टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, इसलिए हमने उसका जो रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए हमने यहाँ पे हैव लगा लिया. और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे मेट का यूज कर दिया. तो ये पूरा जो फॉर्मेशन हुआ ये हुआ आपका द परफेक्ट इंफिनिटिव फॉर्म. सेकेंड फॉर्म जो होती है, सेकेंड टाइप जो होता है इंफिनिटिव फॉर्म्स का, वो क्लियर हुआ यहाँ पे. ओके. Now the some words are here to and enough. ये जो दो वर्ड्स होते हैं इनके साथ भी आपको क्या करना होता है, सब इम्पोर्टेंट इनके अलग अलग कंस्ट्रक्शन होते हैं. कि अगर सेंटेंस में टू और इंफिनिटिव वर्ड्स अगर गिवन है तो सेंटेंस में आपको टू मतलब इंफिनिटिव जो फॉर्म होती है इसको कैसे आपको फिल करना है. तो देखिए फर्स्ट वन इज टू इंडिकेट एक्सेस. टू इज इंडिकेट टू यूज एक्सेस. बहुत ज्यादा अति के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव. एक नेगेटिव का बहुत ज्यादा अति हो जाती है, इसके सबसे ज्यादा अति क्या होती है, नेगेशन को रिप्रेजेंट करती है. तो नेगेटिविटी के लिए हम इसका यूज करते हैं. सो दिस फॉर एग्जांपल दिस soup is too hot. To me to drink. So here this soup is too hot to drink. Here too and then your noun and to drink. Here it is the adjective. Hot is the adjective here and here is the noun. So आपका फॉर्मेशन क्या बनेगा, to plus adjective then your to plus verb first means infinitive form. इस फॉर्मेशन के अंदर आपको काम करना है. अगर आपके सेंटेंस में टू यानी कि नेगेटिव वर्ड जो है अगर वो गिवन हो तो ऐसे ही इनफ सफिशिएंसी को दिखाता है. इंडिकेट सफिशिएंसी की पर्याप्त मात्रा में जो चीज आपके पास है आप बोलते हैं इनफ, हाँ बहुत है, पर्याप्त नहीं, मतलब जितना मेरे पास है वो सफिशिएंट है. आप जब उसका यूज करते हो तो उसके लिए यूज करते हैं. एंड इट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस. ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि हाँ मेरे पास है, सफिशिएंट है. ओके. तो जब आप इसका यूज करोगे, जब सेंटेंस में इनफ का यूज होगा तो आपका फॉर्मेशन होगा फॉर एग्जांपल ही इज tall enough
the ceiling. ओके, तो यहाँ पे इनफ के बाद आपका इंफिनिटिव फॉर्म आएगी, इनफ टू टच द ceiling. ओके, तो ये आपका फॉर्मेशन रहेगा. टू का जो वर्ड होता है वो नेगेटिविटी को दर्शाता है और इनफ का जो आपका साइंस है इंडिकेट करता है आपकी पॉजिटिविटी को. तो टू के बाद में तो आपको एडजेक्टिव का यूज करना है. देन आपका क्या आएगा, आपका जो नाउन है यानी कि आपका जो इंफिनिटिव फॉर्म है वो आएगी. और इनफ के बाद में आपको डायरेक्ट किसका यूज करना है, इंफिनिटिव फॉर्म का यूज करना है. सो टू इनके कंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बेसिकली जो हम टू और इनफ का यूज करते हैं. तो एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल के अंदर, कंपाउंड के अंदर ऐसे चेंज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं. सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस हम लोग अपने टॉपिक में लास्ट में पढ़ेंगे. इस टॉपिक में ये अलग से एक सेपरेट टॉपिक है आपकी ग्रामर के अंदर, उसे हम लास्ट में पढ़ेंगे. ओके, तो हियर योर इंफिनिटिव इज डन. हियर आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब infinitive forms, it is done here. So in the next video we will reach your second part, means the participle, and the third one is gerund. Okay, so till then do practice of the infinitive forms, fill your answers in your book and listen the video carefully. So goodbye, thank you.